नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 18th चैप्टर भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियों के अंतर्गत भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम आधुनिक समय के 2 भारतीय विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हैं सर CV रमन और दूसरे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। तो आपका पहला प्रश्न था, शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो ज्ञान विज्ञान से भरे हुए थे और उन्हीं में चिकित्सक वैज्ञानिक भी थे। जो कौन थे? एक सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा में क्या थे? प्रवीण थे। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका था, चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? आपने पढ़ा था चरक संहिता 8 खंडों में विभाजित संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों में ही वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को केवल भाषा के बारे में बताना है, तो हमारा उत्तर रहेगा चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो ये थे आपके पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। मुझे पूरा विश्वास है आपके ये बिल्कुल सही होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से इनको उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे आधुनिक समय के प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन। ठीक है बच्चों, तो CV रमन जो थे उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को। यानी 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे? प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री थे, जो विश्व प्रसिद्ध थे। इनके पिता का जो नाम था वो था चंद्रशेखर अय्यर, जो विशाखापट्टनम के ही वॉल्टियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक हुआ करते थे। इनकी मां का नाम पार्वती अम्मल था। अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने वॉल्टियर कॉलेज से इंटर किया तथा 1907 में 19 वर्ष जैसी छोटी उम्र में ही भौतिक विज्ञान में MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। उस जमाने में 19 वर्ष की उम्र में भौतिक विज्ञान की MSc की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। इसके बाद इन्होंने विज्ञान विषय का छात्र होते हुए, भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी होते हुए भी इन्होंने साहित्य, संस्कृत, इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे विषय के साथ अर्थ विभाग की परीक्षा दी, जिसमें ये सफल हुए और इनको भारत सरकार के द्वारा अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद जब ये काम करते रहे उप महालेखापाल के पद पर, तो इनको अपने विज्ञान से संबंधित विषय के शोध कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने 1917 में इस सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1970 को हुई थी। कब हुई थी? ये दिनांक आपको याद रखनी है, 20 नवंबर 1970 को। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये पूछी जा सकती है। तो अभी तक हमने जो जीवन परिचय पढ़ा है उसमें से छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय के बाद इनके योगदान की। इन्होंने वीणा, मृदंग, तानपुरा तथा वायलिन, पियानो, यानी वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी रुचि थी संगीत में, और इस कारण इनका ध्यान इस ओर गया कि इन्होंने भारतीय कुछ वाद्य यंत्र जैसे वीणा, मृदंग, तानपुरा तथा कुछ विदेशी वाद्य यंत्र जैसे पियानो है, वायलिन है, इन सभी वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों का अध्ययन किया और फिर भौतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने किस पर शोध कार्य किया? ध्वनि से संबंधित गुणों पर। इन वाद्य यंत्रों के जो ध्वनिक गुण थे उनके संबंध में इन्होंने भौतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। ये जो रमन प्रभाव है ये एक बहुत बड़ी खोज थी। आज भी
उस समय खोजे गए रमन प्रभाव पर आधारित बहुत से कार्य हम कर रहे हैं, या बहुत से उपकरण इस प्रभाव पर आधारित हमारे हैं जिनसे हम आज भी कार्य करते हैं। ये 1928 में इस रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और ये रमन प्रभाव सीवी रमन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा रमन प्रभाव। ये रमन प्रभाव होता क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि रमन प्रभाव से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे, जब कोई एक वर्ण का प्रकाश, एक वर्ण मतलब एक रंग का प्रकाश किसी भी ठोस या द्रवों में से होकर गुजरता है, तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने में आता है। ये था क्या, रमन प्रभाव। यानी इन्होंने ये कहा कि जब भी किन्हीं द्रवों में से या पारदर्शक ठोसों में से प्रकाश जब आपतित होता है, उसमें से गुजरता है, तो उस जो गुजरने वाला या आपतित होने वाला प्रकाश है, उसके अलावा भी अत्यल्प तीव्रता के रंगों का प्रकाश भी जो होता है वो भी नजर आता है। ये क्या था, हमारा रमन प्रभाव था। इसको हम एक और तरह से कह सकते हैं, जब प्रकाश द्रव माध्यम में से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव में अंतः क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए, रमन प्रभाव और प्रकाश प्रकीर्णन, यानी रमन प्रकीर्णन और रमन प्रभाव जो है वो एक ही बात है। यानी रमन प्रभाव को ही रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। आकाश का रंग नीला होना या समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, रमन प्रभाव के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ये बात भी किसने बताई थी, सीवी रमन ने बताई थी। इनके सम्मान में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1928 में 28 फरवरी के दिन इन्होंने रमन प्रभाव की घोषणा की थी। तो उन्हीं के सम्मान में इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। और साथ में लोगों में और बच्चों में वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने तथा विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह खोज केवल उन्होंने 200 रुपयों के बने हुए उपकरणों से की थी और बिल्कुल ना के बराबर सुविधाओं के अंतर्गत की थी। यानी जब हम खोजें करते हैं तो हमें बहुत प्रकार के उपकरणों की या विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि उनको केवल 200 रुपयों के उपकरणों के द्वारा ही उन्होंने ये क्या कर ली थी, खोज कर ली थी, और ना के बराबर सुविधाओं में उन्होंने ये कार्य पूरा किया था, जो इतना बड़ा कार्य बना कि जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने समुद्र व आकाश के रंग के नीले होने का कारण बताया। तो मैंने आपको बताया था रमन प्रभाव रमन प्रकीर्णन भी है, और रंगों का जो प्रकीर्णन है उसी के कारण आकाश और समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। ये बात भी सबसे पहले किसने बताई थी, सर सीवी रमन ने बताई थी। यानी उन्होंने ही आकाश और समुद्र का रंग जो नीला दिखाई देता है इसका कारण बताया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों प्रकाश वाले पाठ में कि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जो धूल के कण हैं वो नीले रंग का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने रमन प्रभाव के अलावा और भी बहुत से क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान के काम किया, जैसे चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण और ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे। यानी केवल रमन प्रभाव ही नहीं, इन्होंने भौतिक विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में काम किया। उनमें से कुछ क्षेत्र हैं चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, साथ में वर्ण और ध्वनिक गुणों के बारे में हम बात ही कर चुके हैं कि देशी और विदेशी कुछ वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों पर शोध करके इन्होंने भौतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये कुछ इनके विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान थे। अब हम इनकी उपलब्धियों पर एक नज़र डालेंगे। 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और 1930 में इस खोज पर इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, जो एक बहुत बड़ा विज्ञान के क्षेत्र का सम्मान था। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है बच्चों, और ये हमारे प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक थे। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया या विभूषित किया गया।
भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे इनको कब नवाजा गया? 1954 में। उनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा, जो भी उन्होंने वैज्ञानिक कार्य किए सभी शांतिपूर्ण कार्य थे, और राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु इनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब किया गया इनको? 1957 में। और क्यों किया गया? याद रखिए इस चीज को कि वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने के लिए इनको लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आज जो हमने चर्चा की वो थी सर सीवी रमन के बारे में। संक्षिप्त में हमने इनका जीवन परिचय जाना और इनके योगदान और उपलब्धियों के बारे में जाना। अब आज के टॉपिक में जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बच्चों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे जो एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म मुंबई में एक संपन्न परिवार में हुआ था और 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो मुंबई में हुआ और 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल और एजुकेशन जो थी कॉलेज की वो कहाँ प्राप्त की? कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एवं एलिफेंस्टन कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ये उच्च अध्ययन के लिए ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। वहाँ इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। इनकी मृत्यु बच्चों हवाई दुर्घटना में 24 जनवरी 1966 को हुई थी। एक हवाई दुर्घटना के अंतर्गत 1966 में 24 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम बात करते हैं इनके योगदान की। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया उस पर एक नज़र डालेंगे। इन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया, यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो इनके शोध का क्षेत्र था वो था कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा। ये इनके मुख्य क्षेत्र थे जिसमें इन्होंने बहुत अधिक काम किया। 1942 में इनको कॉस्मिक किरणों का प्राध्यापक बनाया गया था। कॉस्मिक किरणों को हम अंतरिक्ष किरणें भी कहते हैं, यानी वो किरणें जो अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में आती हैं। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर भी एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर 1937 में इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और इसके बारे में संसार को बताया। किसके बारे में? कॉस्मिक किरणें यानी अंतरिक्ष किरणों के बारे में संसार को बताया। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्मिक किरणें किसको कहते हैं। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो अंतरिक्ष से यानी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली वो किरणें हैं जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और वायु कणों के साथ अंतःक्रिया करके फिर इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिकीय कणों का फव्वारा उत्पन्न करती हैं। वही क्या कहलाती हैं? अंतरिक्ष किरणें या कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। तो वास्तव में ये जिन सूक्ष्म कणों की बनी हुई हैं वो एक प्रकार के नाभिकीय कण हैं जिनको आज हम मेसॉन के नाम से जानते हैं। एक बार हम फिर से दोहराएंगे कि कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉस्मिक किरणों से क्या तात्पर्य है या कॉस्मिक किरणें किसको कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं मेसॉन किसको कहते हैं, या निम्न में से बताइए कौन सा नाभिकीय कण अंतरिक्ष किरणों में पाया जाता है। तो आपसे किसी भी प्रकार से इनमें से प्रश्न आ सकता है। हम एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा के वे सूक्ष्म कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान फव्वारा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान जो कण होते हैं उनका फव्वारा उत्पन्न करते हैं। यही क्या कहलाती हैं? कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। डॉक्टर भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा था तथा आज इन कणों को मेसॉन के नाम से जाना जाता है। ये है हमारी क्या? कॉस्मिक किरणें। और चीजें देखते हैं हम। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी हुई जिसका श्रेय इन्हीं को जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि TIFR की स्थापना का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और TIFR का पूरा नाम क्या है?
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये आपसे पूछा जा सकता है TIFR का पूरा नाम क्या है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और किसको जाता है इसकी स्थापना का श्रेय? डॉक्टर भाभा को। ठीक है बच्चों। फिर है 1948 यानी 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई। अपना भारत कब स्वतंत्र हुआ था आप सबको पता होगा, 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद 1948 में जब भारत में परमाणु शक्ति आयोग बना तो उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? डॉक्टर भाभा को। यानी ये परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है बच्चों, तो हर लाइन पे एक या दो छोटे प्रश्न बन ही रहे हैं, आपको ये सारी बातें याद करनी होंगी। इनके निर्देशन में अप्सरा, साइरस, जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। हमने पढ़ा था कि इन्होंने कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो भारत में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा पर इतना शोध कार्य किया, और इन्होंने परमाणु ऊर्जा की जो पहली भट्टी थी भारत में अप्सरा, उसका निर्माण इनके निर्देशन में ही हुआ था। इसके बाद साइरस और जर्लिना जैसे रिएक्टर्स जो भी परमाणु ऊर्जा पर आधारित थे, उनकी भी भारत में स्थापना हुई। तो ये इस लाइन पर भी, इस पंक्ति पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में स्थित किन्हीं 2 रिएक्टर्स या 3 रिएक्टर्स के नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा पर आधारित हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे। या ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में या भाभा के निर्देशन में कौन से परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना हुई थी, किन्हीं 2 या 3 का नाम बताइए। तो इस तरह से इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं। 1963 में तारापुर भारत में एक जगह है जहां परमाणु बिजली घर का निर्माण शुरू हुआ। ये भारत का पहला परमाणु बिजली घर था जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण शुरू किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भाभा ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को बताया कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, और उसी पर फिर आगे शोध कार्यों के फलस्वरूप तारापुर में परमाणु बिजली घर का निर्माण हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और योगदान भी देखते हैं। इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा पर इतना शोध कार्य किया, परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना की, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनने के बारे में इन्होंने बताया। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये आप समझ ही सकते हो, मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था। एक बार फिर से मैं बताती हूं कि न्यूयॉर्क में 81 देशों का एक सम्मेलन हुआ था आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए। वहां पर सभी की सहमति से इन्हीं को उस सम्मेलन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि हमारे भारत के एक वैज्ञानिक जिनको 81 राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से इतने बड़े सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था। डॉक्टर भाभा के समर्पित कार्य के सम्मान के लिए और उनको श्रद्धांजलि के रूप में 1967 में, 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान जो ट्रॉम्बे था उसका नाम बदलकर डॉक्टर भाभा के नाम पर रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या रख दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों? भाभा, इससे बना अपना बी, परमाणु यानी एटॉमिक, और अनुसंधान यानी रिसर्च, और केंद्र यानी सेंटर। तो आपसे BARC का फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो जानकारी थी वो किसके बारे में थी? डॉक्टर भाभा के योगदान के बारे में थी। तो आज के वीडियो में हमने सर CV रमन और डॉक्टर भाभा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की, उनके जीवन परिचय की, उनके योगदान और कुछ उपलब्धियों की। अब मैं इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 प्रश्न दे रही हूं जो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
पहला प्रश्न है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 1, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? ये आपका दूसरा प्रश्न है। आप नोट कर लीजिएगा इनको, और इनके उत्तर अगले वीडियो में हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट को खूब पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह याद करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।